यखनाबद व यखनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और वेट कर रहे होंगे इस न्यू लेक्चर का। मेरा ये लेक्चर थोड़ा लेट हो गया है। लास्ट मैंने एक और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड की थी डिपेंडिंग के बहुत सारे लोग बेसिकली इस उसमें थे कि वो 2024 में जॉब्स जर्मनी में किस तरह की हैं, उसके बारे में उनके डिफरेंट क्या स्कोप्स है, वो मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप उस वीडियो को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर अपने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ देखना चाह रहे हैं कि फ्यूचर आपका कैसा होगा जर्मनी में, तो मैंने वो बनाई है ताकि आपके लिए गाइडफुल हो। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम अपने ही मास्टर क्यूट सी प्लस प्लस एंड क्यूट का लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें मैं लास्ट जो लेक्चर दिया था उसके ऊपर यह था कि रेफरेंसेस क्या होते हैं। आज मैं रेफरेंसेस के ऊपर टिप्स दूंगा और वो टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इंटरव्यू कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो इंटरव्यू में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे मोस्टली। ये जो अभी से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जो नेक्स्ट फर्दर जिस तरीके से आगे हम मूव करते जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्योंकि अब हम बेसिक से निकल आए हैं, अब एडवांस के अंदर मेच्योर कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आपने इनको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। शायद थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगे कहीं ना कहीं पे, लेकिन आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो लास्ट में हमने यहाँ पर ये देखें कि मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि जिनको ना पता हो और जिन्होंने डिटेल में देखनी है तो आप पिछली वीडियो रेफरेंसेस के ऊपर देख लें। और इसमें यह है कि लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल था, उसको हम पहले प्रिंट कराते हैं, फिर हम इंक्रीमेंट के फंक्शन को वो वैल्यू भेजते हैं और हम रिसीव कर रहे थे एक एम्परसेंट साइन के साथ, जिसको हम बाय रेफरेंस उसको रिसीव कर रहे थे। मैंने बाय वैल्यू भी उस वीडियो में बताया था। तो यहाँ हम बाय रेफरेंस देख रहे थे और फिर प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू को हम यहाँ चेंज करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं और लास्ट में यहाँ प्रिंट करते थे। तो इस तरीके से हमारे पास, मैं एक बार बिल्ड करके चला देता हूँ तो आप ये देखेंगे क्या हुआ। 5 थी वैल्यू यहाँ पर इसकी, फिर उसको हमने भेजा तो हमने जब रिसीव किया तो फिर वैल्यू 5 थी, फिर हमने उसको यहाँ प्रिंट किया, उसकी वैल्यू 100 हो गई। और जब उसके हमने बात किया तो ये क्या हुआ, उसने वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया। तो हमने क्या देखा कि रेफरेंस से हमें क्या फायदा होता है कि हमें मॉडिफाई करना, अगर हमने फंक्शन के अंदर होता है तो हम उसको उस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं। अब हम टिप्स की तरफ जाते हैं तो ये कहाँ इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ये जो फंक्शन आपके पास आएंगे ऑब्जेक्ट्स के, जैसे स्ट्रिंग है, अभी ये तो एक वेरिएबल था 4 बाइट का होगा, ठीक है। बट अगर आपके पास स्ट्रिंग है, और वो एक स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग करेक्टर से कनकैटिनेटेड होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ी मेमोरी हो सकती है। आपकी स्ट्रिंग एक बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे आपका नाम हो, एक आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है पूरा, या उसके अंदर बहुत सारे करेक्टर्स हैं, 100 करेक्टर्स हैं, 200 करेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उतनी बाइट्स ले रही है जितने करेक्टर्स हैं। तो इस तरह के अगर ऑब्जेक्ट को आप बाय कॉपी भेजोगे, जब यहां से आप उसको डायरेक्ट इसमें भेजोगे और बाय कॉपी पास बाय वैल्यू भेज रहे होगे, तो जब आप जो फंक्शन कॉल स्टैक है उसके ऊपर आपका बहुत बर्डन आएगा और आपकी जो स्पीड है फंक्शन की वो स्लो हो जाएगी। अगर मेरी कोई वर्डिंग आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरी पिछली वीडियोस आप लाजमी देखें, क्योंकि ये सारे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक एक वर्ड को। तो फंक्शन कॉल स्टैक के ऊपर जिस वक्त आप पास बाय वैल्यू भेजते हो, तो वो जो एक बड़ी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा, तो वो एक बहुत मेमोरी क्रिएट करेगा। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से आप ये देखें कि आपके पास एक क्लास है। क्लासेस हम बाय द वे आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्लास है या ऐसी डाटा टाइप है जिसका जो मेमोरी है वो बहुत बड़ी है। हम ये कह सकते हैं कि एक डेटाबेस है, हम उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं और डेटाबेस के अंदर 1 लाख एंट्रीज हैं, 100 के एंट्रीज हैं। तो वो जो 1 लाख एंट्रीज हैं, अगर आप उस एंट्रीज को, डेटाबेस को पास बाय वैल्यू भेजोगे, तो क्या होगा कि एक फंक्शन कॉल स्टैक के ऊपर 1 लाख वैल्यूज का स्टैक बनेगा। तो इतनी बड़ी मेमोरी, हो सकता है आपके प्रोग्राम को ही क्रैश कर जाए। और अगर प्रोग्राम क्रैश नहीं भी होता तो आपका प्रोग्राम इतना स्लो होगा कि अगर आप बार बार कॉल करते हो तो आपका फंक्शन फुल टाइम, आपका फंक्शन वो स्लो हो जाएगा। और एक बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। तो इस टाइम में आप क्या करते हो कि आप पास बाय वैल्यू भेजते हो, तो आपका कुछ भी नहीं होता, मेमोरी के अंदर वही होती है, आपको सिर्फ एक रेफरेंस मिल जाता है और उस रेफरेंस को आप ट्रैक करके जो भी अंदर आपने फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो आप वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। यहां पर अब टिप नंबर 2 आ जाएगी। सो टिप नंबर 2 क्या है। टिप नंबर 2 ये है कि अगर आपने लेट्स से कि डेटाबेस भेजा है, यहाँ से कोई भी वैल्यू भेजी है, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ से मैंने वाई भेजी, अगर तो मैं इसको सिर्फ रीड कर रहा होता तो फिर तो ठीक है, मेरे पास उसकी वैल्यू आ गई, जो वैल्यू उसकी बाहर थी वो वैल्यू मेरे पास आ गई और मेमोरी के ऊपर बर्डन भी नहीं आया। ये मेमोरी के अंदर भी वही बाइट्स थी, मैंने कोई कॉपी नहीं की। फंक्शन कॉल स्टैक के ऊपर मैंने कोई उसकी कॉपी नहीं भेजी, मैंने सिर्फ उसका एड्रेस भेजा था कि यहाँ से रीड कर लो, ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है। तो फास्ट एफिशिएंट तो हो गया, बट यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू आ गया। अगर मैं ये चाहता हूं कि बाय चांस जब मैं इस फंक्शन को ये चीज भेज रहा हूं तो वो इस वैल्यू को चेंज ना कर दें,
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ डाटा सेफ्टी या सिक्योरिटी के हवाले से ना एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर इससे पहले कॉन्स्ट लगा देते हैं। ओके, इंक्रीमेंट के अंदर यहाँ पर कॉन्स्ट लगा देते हैं। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अब हम यहाँ करेंगे तो आपने देखा है जैसे ही नॉर्मली अगर कॉन्स्ट आ जाएगा आपके वेरिएबल के अंदर, तो नॉर्मल आजकल के जो एडवांस कंपाइलर्स हैं उनको ये बात ऑलरेडी आइडिया होती है कि ये रीड ओनली रेफरेंस है। जब आपने कॉन्स्ट डाल दिया तो रीड ओनली रेफरेंस, अब कोई भी अगर इसको यूज करना चाहेगा तो वो यहाँ पर जैसे हम चेंज कर रहे थे तो उसने यहीं पर एरर बता दिया कि भाई बैड इशू, यहाँ रीड ओनली रेफरेंस है, इस वजह से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और ये एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, कि जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी भेजें, जब भी आप रेफरेंस भेजें तो आप देख लें कि आपकी यूज क्या है। अगर आप वैल्यू को चेंज करना आपके लिए जरूरी है कि ये फंक्शन के पास एबिलिटी हो कि आप इसको चेंज करें, तो आप कॉन्स्ट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देना चाहते हो और आपका पर्पस सिर्फ ये था कि आपका जो फंक्शन है वो फास्ट रहे, तो आप कॉन्स्ट लाजमी डालें। इससे आपके वैल्यू को प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका जो फंक्शन है वो भी फास्ट रहेगा, और सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से भी आपके जो प्रोग्रामिंग है वो सेफ रहेगी। सो ये थी टिप नंबर 2। नेक्स्ट टिप नंबर, अच्छा एक चीज यहीं पर मैं मेंशन कर दूं कि नॉर्मल समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं इस तरह लिखना। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास मैंने इस तरह लिख दिया या मैंने इसको इस तरह लिख दिया है, ठीक है। और ये जो है इसका भी कोई, ये उसी तरीके से है, ये सेम टू सेम है। ये सिर्फ ये क्या होता है कि अक्सर इसको प्रीसीडिंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, कि जब आप प्लेसमेंट करते हो आप यहाँ प्लेसमेंट करते हो या आप इसके साथ प्लेसमेंट करते हो, ठीक है। तो ये प्रीसीडिंग में ये होता है कि आप इसको, कुछ प्रोग्रामर इस तरह प्रेफर करते हैं, कुछ प्रोग्रामर डिफरेंट तरीके से प्रेफर करते हैं। तो जो आपको पसंद है आप ये यूज करें, और मोस्टली आप ये कहें कि आप अपने प्रोग्राम कोड के अंदर कंसिस्टेंट रहें। तो टिप नंबर 3 ये थी कि आपके प्रोग्राम के अंदर जब भी आप इस तरह की कोई चीज यूज करें तो आप कंसिस्टेंट रहें, आपकी कोडिंग जो है वो कंसिस्टेंट रहे। एंड ऑपरेटर यहाँ लगाया तो यहाँ लगा दें, और अगर आप यहाँ पे प्रोसीडिंग पे डिक्लेयर करते हैं तो प्रोसीडिंग पे लगा दें। ओके, टिप नंबर 4 ये है कि सम टाइम ऐसा होगा कि जब आप अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर हमारा एरर रहेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ या इसको मैं कमिट कर देता हूँ, बस रिमूव ही कर देता हूँ। ओके, सो क्योंकि अब ये मेरे पास वो नहीं आएगा। ओके, अब चल जाएगा प्रोग्राम और वो ही का वो ही रहा है, वैल्यूज चेंज हो ही नहीं है, बेसिकली उसने अलाउ ही नहीं किया हमको। टिप नंबर 4 में ये है कि जो अवॉइड करें आप कि आप कहीं पर देखें आपका प्रोग्राम कोई डैंगलिंग रेफरेंसेस तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द डैंगलिंग रेफरेंसेस, कि डैंगलिंग रेफरेंस क्या होता है, कब प्रोड्यूस होता है, और इसके क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके कोड के अंदर। तो डैंगलिंग रेफरेंस क्या होता है, इसके लिए मैंने एक छोटी सी आप लोगों के लिए एग्जांपल प्रिपेयर की है, और वो इस तरीके से है कि अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन, लेट से आपको पता होगा फंक्शन को अगर मैं टॉप पे डिक्लेयर कर दूं, तो यहाँ पर मुझे अब इसकी डिफाइन कर दिया, तो मुझे इसकी डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरीके से इसको यूज कर सकता हूँ। ओके, अब जब मैंने इसको इस तरीके से बनाया है तो ये कहते हैं अब मैं एक बेसिकली डैंगलिंग रेफरेंस जनरेट करने वाला हूँ। वो क्या है, और कंपाइलर आजकल के जैसे मैंने बताया कितने ऑलरेडी इंटेलिजेंट है कि वो ऑलरेडी उसने मुझे बता दिया है कि एड्रेस ऑफ द स्टैक मेमोरी विद लोकल वेरिएबल लोकल रिटर्न कॉलर। सो ये क्लैंग की एक, क्लैंग एनालाइजर ने ये देख लिया कि मेमोरी का इशू है स्टैक के ऊपर। क्या हुआ है, हो ये रहा है कि इस फंक्शन के अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है 42, और ये जो लोकल इंटीजर है इसको मैं रिटर्न करा रहा हूँ और रिसीव कर रहा हूँ एक रेफरेंस के अंदर। जब भी मैं रेफरेंस के अंदर, तो यहाँ आपको पता है कि मैंने आपको स्कोप्स बताए थे कि किसका स्कोप कहाँ तक होता है। जब मैं लोकल वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और वो स्टैटिक नहीं है, तो आपको अगर समझ नहीं है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ स्टैटिक या लोकल वेरिएबल या स्कोप की, तो मेरी वीडियो देखें स्कोप से रिलेटेड। यहाँ अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर स्टैटिक नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि लोकल वेरिएबल, तो जैसे ये वाला फंक्शन यहाँ इस बॉडी को क्रॉस करेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, इसकी तो मेमोरी में स्टैक के ऊपर से ये एंड हो जाएगा। तो अब जब यहाँ मैं इसका एड्रेस भेज रहा हूँ इस वेरिएबल का, तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर तो खत्म हो चुका है, मेमोरी के अंदर तो ये वेरिएबल है ही नहीं, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं लेकिन एड्रेस को अगर मैं कहीं यूज करूंगा तो वो क्या होगा कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। और इसको अगर मैं इस तरीके से देखूं कि अगर ये यूज करता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर ये मैंने एक
एड्रेस बनाया, डैंगलिंग रेफरेंस के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो ये फंक्शन क्या किया, इसने पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, फिर मुझे यही वेरिएबल भेजेगा, और मैं रिसीव क्योंकि एड्रेस में कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास एक एड्रेस आ जाएगा। मैं भी इसको रन करके देखता हूँ क्या होता है। उसने कहा है, उसने वो वाली एक वार्निंग दे दी है, ओके, और उसने चलाया। लेकिन अब अगर इसको मैं यूज करता हूँ, ठीक, यहाँ पर एक्स के पॉइंट पे मैं अगर इसको यूज करता हूँ, डैंगलिंग रेफ को, ओके, आप देखें अब क्या आएगा। क्रैश कर गया हमारा प्रोग्राम। सो बेसिकली क्या हुआ है कि जब मैंने इसको एक्सेस करने की कोशिश की, अब मेरे मुताबिक तो सब कुछ ठीक होना चाहिए था, ये क्रैश कैसे हो गया? तो हो ये रहा है कि अब ये बेसिकली मेमोरी के अंदर ये वाला लोकल इंटीजर है ही नहीं। लेकिन मैंने इसको, तो आप ये देखें, ये रन टाइम के ऊपर एरर है, ये कंपाइल टाइम का एरर नहीं है। कंपाइल टाइम पे हमें सिर्फ एक वार्निंग आई थी, उसके बाद अगर इसको हम देख के कंपाइल कर रहे हैं तो ये बिल्ड सक्सेसफुल हो रहा है। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है, आपने याद रखना है कि ये सिर्फ प्रोग्राम क्रैश करने की वजह क्या होगी कि जब भी आपका डैंगलिंग होगा तो मेमोरी के अंदर इशू है, और प्रोग्राम क्रैश करने की मोस्टली रीजंस आपकी मेमोरी से रिलेटेड होगी। और वो क्या हो रहा है कि ये डैंगलिंग, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने रिटर्न कर दिया एक एड्रेस के थ्रू। तो अब मैं मेमोरी को बेसिकली किससे, इस एड्रेस से उस मेमोरी को देख रहा हूँ, और जब मैंने उस मेमोरी से इसको पढ़ने की कोशिश की है, तो उसने क्या किया है कि उसने कहा है कि भाई एक्सेस किसको कर रहे हो, ये तो मेमोरी के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। सो क्रैश्ड। ओके, सो ये आपकी हमारी टिप्स थी रेफरेंस से मुताबिक। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय की होंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो जरूर लिखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो स्टिल इस टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर और एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखें, ताकि उससे आपको पता चलेगा कि मेरे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाएंगे फंक्शंस ओवरलोडिंग की तरफ। फंक्शंस ओवरलोडिंग क्या होती है, और मैं उसमें शायद एक कॉन्सेप्ट और भी बता दूं कि जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं फंक्शंस के, वो क्या होते हैं। तो इस तरीके से जितने भी मेरे आपके फर्दर जो हम टॉपिक की तरफ जाते जाएंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और एडवांस होते जाएंगे। तो आप लोगों को जिनको नहीं पता, तो आप लाजमी देखें। और ये आपकी जो मैंने वीडियो बनाई थी 2024 के हवाले से, ये उसमें भी मैं एक वीडियो नेक्स्ट ऐड करूंगा कि जो लोग आना चाहते हैं यहाँ, उनके ऊपर हम उनको बताएंगे किस तरीके से आप यहाँ आ सकते हैं, एम्बेसी का प्रोसीजर क्या होता है, वीजा से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। मैं वो भी एक सीरीज बना रहा हूँ ताकि आपके करियर के साथ आपको, लेकिन आप ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो आपके लिए ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे आप ये लैंग्वेज सीख जाएंगे तो आपके यहाँ के जॉब के प्रोस्पेक्टिव बहुत हाई होंगे, और हो सकता है कि आप जहाँ, अगर इंडिया में बैठे हुए हैं इस वक्त, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश, कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं, आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आप वहां से डायरेक्ट वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस लैंग्वेज के। तो जर्मनी में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के लिए, आप इसको जरूर सीखें। और उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।